नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के जो एसटी के पीवाईक्यू हैं और लगभग हम आपको 130 क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में। और ये सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास भी रहेगा, मध्यकालीन इतिहास भी रहेगा तथा आधुनिक इतिहास भी इसमें मिलने वाले प्रश्न हैं आपको। और ये प्रश्न जो है लगभग आपके 130 प्रश्न रहने वाले हैं और सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे प्रश्न क्या है पीवाईक्यू हैं। प्रश्न के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि सारे प्रश्नों के मैं आपको डिटेल सहित व्याख्या के साथ मैं आपको बताने वाला हूं तथा एक एक चीज़ों को कंसेप्ट सहित हम समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मित्रों, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। इसी के संदर्भ में हमारा अगला प्रश्न है। अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम कहते हैं, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं। तो उसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता एक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? जो पत्थर की मूर्ति जो नृत्य कर रही थी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी ये आपको बताना है। तो हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। तो 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से संबंधित है? तो किस समय अवधि से संबंधित है? तो बहुत सरल प्रश्न है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा आप सभी को पता होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा नहीं है? जो कौन सा हिस्सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा नहीं है? तो उरुक ऐसा जो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी आपको पता होगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और मोहनजोदाड़ो भी है और लोथल भी है, लेकिन उरुक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो कौन सा पशु था जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, स्टाम्प थे, उसमें अधिकतर क्या देखा जा सकता था? तो बैल था। क्या? बैल था। तो दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। तो आपको सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए अब इसको बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसकी खुदाई 1921 में ब्रिटिश भारत के प्रांत में हुई थी। प्रांत जो पंजाब प्रांत था वहाँ हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत से मतलब ये है कि उस समय क्या अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, इसलिए ब्रिटिश भारत। हड़प्पा की खोज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हड़प्पा के बारे में कुछ और खास बातें। देखिए कौन कौन सी कुछ खास बातें। पहली खास बात है हड़प्पा पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में है। तो हड़प्पा कहाँ है? ये पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ पंजाब में पड़ता है, भारत में। ठीक है, यह शहर रावी नदी के किनारे है। तो शहर किस नदी के किनारे है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो ये किया था 1921 में। ठीक है, अब अगला यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट बता रहा है हमें कि हड़प्पा की खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई अवशेष मिले थे। जैसे इन अवशेषों में तांबे का सिक्का, इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति वगैरह शामिल थी। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये ईंटों से बनी इमारतें थी, इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मन का निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मुहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, यानी कि जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, चनहूदड़ो। क्या? चनहूदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का नाम
ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है। तो कौन सी नदी है जिसका नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ऐसी नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार दिया गया है। और पूछा जाए कि सर्वाधिक नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मतलब किस नदी का मिला है सर्वाधिक बार उल्लेख, तो ये सिंधु नदी है। ठीक है, अगला है, देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम केवल एक बार आया है। यह नाम ऋग्वेद के 10वें स्कंद सूक्त 75 श्लोक 5 में दिया गया है। अगला है, उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है। तो किस महिला विद्वान का जो उल्लेख उपनिषद में किया गया है, तो गार्गी का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिए किसका, गार्गी का उल्लेख किया गया है। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित मधरवाच का संबंध तात्पर्य है। तो जो मधरवाच इस शब्द का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वह जो बलि नहीं देता उसको मधरवाच कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो कितने कथन जो है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऋग्वेद को पाठ करने और सुनने के बजाय पढ़ा जाता था। तो तीसरा इसका सही उत्तर क्या होगा, ये गलत प्रश्न होगा। ठीक, कथन गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है। तो कौन सी पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम है सामवेद। आप ऐसे याद रखते हो, देखिए सा आता संगीत, सा से सामवेद। तो ये गीतों की पुस्तक है, मंत्रों का वेद भी इसको कहा जाता है। अगला है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, ये 10 सूक्त हैं, यानी कि 1028 सूक्त हैं, 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इनको क्या मंडल कहा जाता है, क्या मंडल कहा जाता है। अगला है, उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। तो कितने उपनिषदों में से जो मुख्य उपनिषद माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था। जो राजा वैदिक काल में, जब वैदिक पीरियड में जो राजा थे, तो उस समय जो क्या है, प्रजा से कार्य इकट्ठा किया करते थे, यानी कि टैक्स लेते थे। उस टैक्स को क्या कहा जाता था, तो उस टैक्स को वली कहा जाता था। क्या वली कहा जाता था। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है। तो यजुर्वेद में जो यजुर शब्द का क्या अर्थ है, यजुर शब्द का अर्थ है त्याग। क्या है, त्याग है, याद रखेगा। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है। तो कौन सा वेद है जिसमें जो है रोगों का उपचार दिया गया है, तो उस वेद का नाम है अथर्ववेद, याद रखेगा। तो रोगों का उपचार हो गया, ये किस में दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। देखिए अब इसमें आते हैं, देखिए अथर्ववेद में रोगों के उपचार से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। देखिए कौन कौन सी कुछ खास बातें हैं, उनके बारे में हम अब देखेंगे। अथर्ववेद में मंत्र, प्रार्थना, तंत्र और भजन भी शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए जादू टोना किस में है, तो अथर्ववेद में शामिल है। मंत्र किस में शामिल है, अथर्ववेद में शामिल है। प्रार्थना, भजन किस में शामिल है, तो ये सारी चीज़ें के अथर्ववेद में शामिल है। ठीक है, इसमें जादू टोना के सभी मंत्र भी हैं, इसलिए जादू टोना की किताब भी इसे कहा जाता है। अथर्ववेद को जादू टोना की किताब भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में गणमाला के इलाज के लिए सूर्य और चंद्रमा की किरणों का सेवन करने और यज्ञहूति में देने का उल्लेख है। ठीक है, अथर्ववेद में अपामार्ग, दर्भ और कुष्ठ जैसी औषधियों का वर्णन है। तो आप लोग इनको याद रखना है। तो रोगों का उपचार हो गया, या मंत्रों का उपचार, जादू टोना हो गया, तो अथर्ववेद में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और संगीत वाला कौन सा वेद था, तो संगीत वाला सामवेद था, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला है, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी नहीं था। तो कौन सी एक राजधानी नहीं था 16 महाजनपदों के संदर्भ में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवंती। क्या हो जाएगा, अवंती इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 16 महाजनपदों की कुछ राजधानियाँ, कुछ प्रमुख राजधानियाँ हैं, जैसे कि देखिए मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिब्रज थी। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वजी की राजधानी वैशाली थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला है, प्राचीन शहर चंपा को राजधानी जनपद की राजधानी माना जाता था। तो किस जनपद की राजधानी माना जाता, प्राचीन शहर चंपा को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा, अंग माना जाता था। अंग तीसरा।
ठीक है। अगला है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जो जयते है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ। एक इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में नामक महाजनपद से होकर बहती। तो किस महाजनपद से होकर बहती थी गंगा और सोन जैसी पवित्र नदियां? तो किस महाजनपद से? तो ये बहती थी मगध महाजनपद से। कहाँ? मगध महाजनपद से बहती थी। अगला है महाजनपदों के राजाओं ने किले का निर्माण करवाया क्योंकि यह प्रदान करते हैं। तो ये क्या? सुरक्षा प्रदान करते। क्या? सुरक्षा। तो दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलिखलिया भजन शामिल है। तो कितने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 26 का सही उत्तर हो जाएगा 1028। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है? तो मैंने आपको बताया था कि जादुई वेद हो गया, तंत्र मंत्र अथर्ववेद में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो गीतों की पुस्तक मैंने आपको बताया था, गीतों की पुस्तक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है शिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का सही उत्तर होगा रामानुजमाचार्य। तो इसका तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। तो 16 महाजनपदों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कामरूप। क्या? कामरूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है? तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता। बिल्कुल गलत है ये प्रश्न, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, क्योंकि अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा नहीं जा सकता, बल्कि और दुख भी आते हैं। तो इसका तीसरा हमारा जो है एकदम सही उत्तर होगा। प्रश्न के हिसाब से ये सही उत्तर होगा। अगला है रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो किस पेड़ के नीचे था? सौल पेड़ के नीचे दिया था। तो 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, उसका क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। तो किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में आयोजित की गई थी? किसके द्वारा? ये कालाशोक के द्वारा आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। तो चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जातक कथाएं से संबंधित है। जो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। एक अगला है दीघा निकाय लंबे दीघा प्रवचनों सूत्रों का एक संग्रह है जो क्रमशः शिलाखंड, महावाग्गा और पथेय नामक 3 खंडों में विभाजित है। तो कितने निकाय हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा 34। क्या? 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे क्या कहा जाता है? धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या? धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो 37 का हमारा चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने किया था। तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अब बौद्ध संगीति, कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई थी प्रमुख, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह और उसका अध्यक्ष थे महाकाश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड बौद्ध संगीति, जिसे द्वितीय बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। 383, देखिए 100 साल बाद हुई थी, 383 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद वैशाली में हुई थी, साबाका में इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक इसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति 255 में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र और शासनकाल था अशोक का। ठीक है। इसके बाद आता है चौथी बौद्ध संगीति, तो प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है। और वासुमित्र इस समय के इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल था कनिष्क का। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला है उस बौद्ध धर्म का नाम बताएं
ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। यानी कि उस बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें भिक्षुओं के लिए रूल एंड रेगुलेशन शामिल है, यानी कि नियम शामिल है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है विनय पिटक, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम, जिस सिद्धार्थ कहा जाता था, ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्र पूर्वक ध्यान किया था? तो किस स्थान पर किया था? तो कहाँ किया था? प्राग बोधि में किया था। कहाँ? प्राग बोधि में किया था। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? जो प्रथम जैन संगीति है इसका आयोजन कहाँ? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। ये भी आपको जो है विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया और निर्वाण की खोज में वन चले गए। तो कितने वर्ष की आयु में? आपसे वर्ष पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 30 वर्ष की आयु में क्या गृह त्याग कर दिया था। अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा माना जाता है। क्या अहिंसा माना जाता है? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, महावीर के उपदेश में संकलित किए गए थे जिन्हें अंग कहा जाता था, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो कितने? ये 12 खंड। कितने? 12 खंड में संकलित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा और उनके शिष्य कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए। तो उनके शिष्य कौन थे? भद्रबाहु चले गए। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? तो जिन का अर्थ होता था विजेता। क्या होता था? जिन का अर्थ होता था विजेता। तो एक हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए कथन पढ़ते हैं। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। अगला है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, तो ये कथन गलत है। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या है? विवाह किया था। अगला है, उन्होंने 668 ईसा पूर्व पटना के निकट पावापुरी में देहांत देह त्याग किया, ये भी सही है। तो प्रश्न के हिसाब से तीसरा हमारा सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थकर महावीर के प्रतीक क्रमशः थे। तो क्रमशः कौन कौन से थे? उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, तो ऋषभ और सिंह। तो अगर ऋषभनाथ का बात की जाए तो ऋषभ थे और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह थे सिंह थे, याद रखिएगा। अगला है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से जिसका अर्थ होता है विजेता, बिल्कुल सही है। और महावीर जैनियों के पहले तीर्थंकर थे, ये कथन गलत है। जो महावीर थे जैनियों के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, पहले के तीर्थंकर नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। तो कौन सा मौर्य शासक था, यानी कि मौर्य काल का शासक था जिनको यूनानियों द्वारा, कौन? यूनानी जो उनको क्या कहते थे? अमित्रघात कहकर पुकारते थे। तो कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। तो तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने पराजय के लिए चड़क की सहायता प्राप्त की? तो कौन सा ये बताता है? तो ये बताता है मुद्रा राक्षस। क्या बताता है? मुद्रा राक्षस। यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक यहाँ से उत्तर हो जाएगा। और ये इसी प्रश्न का कहीं कहीं आपको अर्थशास्त्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1-3 इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमेशा क्या कंफ्यूजन रहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ है। तो मौर्य काल में जो समाहर्ता का क्या अर्थ होता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समाहर्ता किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा हमारा प्रकलन और संग्रहण का जो प्रभारी अधिकारी होता था उससे समाहर्ता मौर्य काल में कहा जाता था। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, PYQ है, इसलिए आपको बताने की जरूरत भी नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को के नाम से जाना जाता था। जो वंशानुगत सैनिक थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जो है मौला के नाम से जाना जाता था। क्या?
उनको मौला के नाम से जाना जाता था। दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे महत्वपूर्ण घोड़पुरा लेख किस लिपि में लिखा गया था? तो किस लिपि में लिखा गया था? जो क्या सबसे पहला लेख है, सबसे पहला घोड़ा लेख है, पूरा लेख। तो किस लिपि में लिखा गया था? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, अशोक ने किस प्रमुख शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमिकों को सार्वजनिक उदारता का परामर्श दिया था? तो कौन से शिलालेख में दिया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30, तृतीय शिलालेख में दिया था। किसमें? थर्ड अपने शिलालेख में उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको क्या क्रम में व्यवस्थित करना है? तो यहाँ से सबसे पहले आप बताइए कि कलिंग का युद्ध हुआ था, कि बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ था, कि शुंग का राजवंश हुआ, शुंग राजवंश हुआ। तो इसको अगर क्रम से बैठाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आएगा दूसरा नंबर। क्या आएगा? सबसे पहले दूसरा नंबर आएगा। तो दूसरे में कौन सा? देखिए, अब ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ये हो गया। अब बचे दूसरा और चौथा। इसके बाद आता है दूसरे के बाद आएगा हमारा पहला आएगा। तो दूसरे के बाद पहला, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर शुंग राजवंश आएगा। अगला है, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का सही अर्थ क्या है? तो तीर्थ का सही अर्थ क्या होता था? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक विभाग। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक विभाग। तीर्थ का जो सही अर्थ होता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो उनके पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो ऑप्शन नंबर 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को, यानी कि पुत्र जो उनका नाम था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए। यहीं से हमारा अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन ये श्रवणबेलगोला में क्या किए थे? व्यतीत किए थे। और श्रवणबेलगोला कहाँ है वर्तमान में? तो ये भारत के कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है? तो सबसे प्रथम जो शिलालेख की जानकारी मिलती है, तो किस राजवंश के अंतर्गत मिलती है ये आपको बताना है। तो ये मिलती है सातवाहन। क्या? सातवाहन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध साटक एक प्रकार का था। तो एक प्रकार का साटक क्या था? तो साटक एक प्रकार का वस्त्र था। क्या था? वस्त्र था, याद रखिएगा। ठीक है, मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध क्या साटक था, याद रखिएगा। अगला है, भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और वसुवर्धन सुशर्मन किस राजवंश के राजा थे? तो किस वंश के राजा थे ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कण्व वंश के राजा थे। ये आपको याद रखना है। तो चौथा सही उत्तर होगा। अगला है, मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थनियों और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों को सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और स्वमत को त्याग दिया। तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला है, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो कुषाण जो साम्राज्य था इसका क्या हो गया? पतन हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो पाटलिपुत्र पे अधिकार किया था सीथियन ने। किसने? सीथियन ने किया था, याद रखिएगा। तो 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यूनानी, शक और कुषाण। प्राचीन भारत में आक्रमणकारी सबसे पहले यूनानी थे, फिर शक आए थे, इसके बाद क्या थे? कुषाण आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर की पुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कौन से शासक थे जिन्होंने अपने आप को देवपुत्र या ईश्वर की पुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कौन से ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 68 का हमारा सही उत्तर होगा कुषाण। तो कुषाण थे जिन्होंने अपने आप को देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के शासक थे? तो शुंग वंश के शासक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसमें शुंग वंश के जो शासक थे वो थे
कौन थे? वो पुष्यमित्र थे। कौन से? पुष्यमित्र थे, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शक शासक जो 130 से 150 ईस्वी तक था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा रुद्र दामन। तो तीसरा इसका सही उत्तर हमारा हो जाए। अगला प्रश्न हमारा, चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? जो वह भूमि जो मंदिरों को उपहार दी जाती है, वो मंदिर निर्माण के लिए उपहार दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तिरुनामाटुकन्नी। तो दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, अमाच्य शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किस रूप में किया गया है? तो संगम काल जो था, ये दक्षिण भारत में फैला हुआ क्या एक साम्राज्य था जिसे संगम काल के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये दक्षिण भारत, तमिलनाडु, चेन्नई साइड फैला था। ठीक है, और इस समय एक शब्द यूज हुआ करता था, उस शब्द का नाम था क्या? अमाच्य। अमाच्य शब्द का मतलब क्या होता था उस समय? तो अमाच्य शब्द का मतलब मंत्रियों होता था। क्या? मंत्रियों। ठीक है, अगला है, संगम काल में अमाच्य शब्द का वर्णन मंत्री के रूप में किया गया। संगम काल के में राजा के पास एक बड़ी परिषद होती थी जिसे 5 छोटी परिषदों में बांटा गया। इन परिषदों के मंत्री को क्या कहा जाता? अमाच्य कहा जाता था। पुजारी को क्या? पुजारी को अंथानर कहा जाता था, और दूत को धूधर कहा जाता था, और सैन्य कमांडर को सेनापति, और जासूस को ओरार कहा जाता था। तो ये आपको विशेष रूप से इतनी जो लाइन है कि इनको क्या कहा जाता था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संगम के 5 महाकाव्यों में से संबंधित नहीं है? संगम के 5 महाकाव्यों से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुरुमुपुत्र दई, जिसका 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शिल्पद्दिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे द्वारा लिखा गया था। जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसे किसके द्वारा? तो इंग्लो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। 4 इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, संगम युग में तोलकापियम साहित्य की सबसे बड़ा रचना है। तो साहित्य की किस भाषा की सबसे बड़ी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तमिल की सबसे बड़ी रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो संगम क्या था? तो तमिल कवियों का जो संघ या मंडल था उसी को संगम कहा गया। तो एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कितने संगम यानी कि तमिल कवियों की सभा आयोजित की गई थी? तो दक्षिण भारत में जो संगम काल था वहाँ पे क्या थे? वो तमिल कवियों का एक सभा थी, एक मंडल था। तो कितनी सभाएं उन्होंने आयोजित किया था, कितनी मीटिंग उन्होंने फिक्स किया था? अगर इसे ऐसे समझे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने 3 मीटिंग कुल फिक्स किया था। कितनी? 3। अब कौन कौन सी थी देखिए, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। पूछा जाता है कि जो पहला संगम था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। दूसरे संगम का आयोजन कडारपुरम में हुआ था। तीसरे संगम का आयोजन भी मदुरै में हुआ था। तो पहला तीसरा आपको याद होगा, तीसरे को थोड़ा सा दूसरे को और आप लोग याद कर लें, आपके लिए विशेष रूप के महत्वपूर्ण है। अगला, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? जो संगम साहित्य था इसकी रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो इसकी रचना तो तमिल शास्त्रीय भाषा में हुई थी, याद रखिएगा। 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में शासकों में से कौन संगम काल के चेरा राज्य से संबंधित नहीं था? तो चेरा राज्य से संबंधित कौन सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेदुम। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? मैंने अभी आपको बताया ये 3 थे, 2 एक का मदुरै में हुआ था, तीसरे का मदुरै में हुआ था, दूसरे का काडीपुरम में हुआ था। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मदुरै में हुआ था। अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में राजुक शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो राजुक शब्दों का प्रयोग जो राजस्व अधिकारियों के लिए किया गया था, याद रखिएगा। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, देखिए, भारत के इतिहास में राजुक शब्दों का प्रयोग मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में नियुक्त किए गए एक अधिकारी के लिए किया जाता था। राजुक जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था, उसे राजस्व के अधिकार भी प्राप्त हुआ करते थे। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में द्वारा की गई थी। तो 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? ये कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी।
तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की जो माता थी किस गढ़ से संबंधित थी? तो लिच्छवी गढ़ से संबंधित थी, याद रखिएगा। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ खास बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी, तो समुद्रगुप्त की माता क्या नाम था? कुमार देवी था, और ये लिच्छवी गढ़ से संबंधित थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी मिली थी, तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। अगला है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना ये हरिसेन ने किया था। किसने? हरिसेन ने। देखिए क्या हुआ करता था, जो भी शासक हुआ करता था अपने अच्छे अच्छे काम, जो अपने अच्छे अच्छे जो तरीके वो ऐसे एक बना दिया करते थे, एक ऐसा जो है पिलर खड़ा कर दिया करते थे, और इसी पिलर में यहाँ पे क्या पूरे पिलर में ऐसे लिखवा दिया करते थे। पूरे पिलर में किसी में हिंदी में संस्कृत में ऐसे क्या पूरे पिलर में इसे से लिखवा। अगर आप इलाहाबाद जाएंगे तो इसमें देखेंगे किस पिलर में कुछ लिखा है, तो उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, इसकी रचना जो हरिसेन ने किया था। अगला है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो गुप्त काल के जो प्रथम कुलिक हैं उनके शब्द का क्या अर्थ है? तो उनका अर्थ है चार प्रमुख शिल्पकार। तो चार इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो कौन सा जो है नवरत्नों में से एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराह मिहिर। क्या नवरत्नों में से एक है? तो बराह मिहिर है। अब इनके नवरत्न कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से ये शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे ये भी आप लोग देखिए। तो पहले थे अमर सिंह, दूसरे धन्वंतरी, तो जितने भी मेडिकल थी या चिकित्सा जानकारी थी धन्वंतरी के पास थे। कालिदास आपको पता है बहुत बड़े क्या राइटर हैं। इसके बाद है बराह मिहिर, वर ऋचु, वेताल भट्ट, शंकु, काहनपनक और हरिसेन, ये प्रमुख क्या से नवरत्न थे। अगला है गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको अग्रहार कहा जाता था। क्या अग्रहार कहा जाता था? याद रखिएगा। अगला है गुप्त के सोने और चांदी के सिक्कों मुद्राओं में के सिक्कों पर आधारित थे। तो किसके पर आधारित थे? तो ये रोमन और कुषाणों पर आधारित थे, याद रखिएगा। अगला है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो उपनाम या दूसरा नाम विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अगला है स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार नहीं है? जो 5 सिक्के जो सोने के जारी किए थे कौन सा एक प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो ये बैल या वृषभ का प्रकार नहीं है। अब 5 सिक्के सोने के कौन से थे ये अभी आप देख लीजिए। देखिए स्कंदगुप्त ने जारी किए गए सोने के सिक्के ये थे। कौन कौन सोने के सिक्के थे? एक धनुष प्रकार था, एक राजा रानी प्रकार था, एक छाता प्रकार या छत्र प्रकार था, और व्याघ्र बधित प्रकार था। तो ये 5 प्रकार के क्या हो गए। ठीक है, इसके बाद स्कंदगुप्त ने कुछ चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, जिनमें से कौन से प्रकार थे? गरुड़ प्रकार था, बैल प्रकार था, बेदी प्रकार था और मध्येश प्रकार था। तो इस प्रकार से कुछ चांदी और सोने के सिक्के उन्होंने जारी किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। कौन सा? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग को जुआन जांग भी कहा जाता है। ये कौन था? एक चीनी यात्री था और ये भारत आया था और भारत पर लगभग इसने 15 सालों तक ही रहा था और इसने तक्षशिला में जाके अध्ययन भी किया था, वहां पर उसने पढ़ाई भी किया था। और इसका जो यात्रा का वर्णन सीयूकी क्या सीयूकी नामक पुस्तक में इसको देखने को मिलता है। अगला है रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो किस इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। क्या? हर्ष, हर्ष की विजय पर। अगला है हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो हर्षवर्धन किस वंश के थे ये आपको बताना है। तो ये आपको पहले ही बता चुका, पुष्यभूति वंश के थे हर्षवर्धन। अगला है राजा हर्षवर्धन ने में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्रहार बिहार कहा जाता था। तो इसे भद्र बिहार कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्नौज। और जो कुंभ चल रहा है महाकुंभ ये हर्षवर्धन की ही देन है।
इन्होंने ही जो महाकुंभ, ये कुंभ की शुरुआत इन्होंने की थी। अगला है, दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो ये किसके साथ हुई थी? तो इसका सही तो हो जाएगा पल्लव के साथ हुई थी। तो द्रविड़ जो वास्तु शैली थी, यानी कि जो डिजाइन थी मंदिरों की, ये पल्लव राजवंश के साथ हुई थी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मंदिर की प्रमुख 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी 3 शैलियाँ मैं अब अभी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले नागर शैली। देखिए क्या है नागर शैली। जो नागर शैली थी उसके मंदिर कुछ इस प्रकार से बना करते थे, ठीक है। इसके बाद आता है द्रविड़ शैली। कौन सी? द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे कुछ इस प्रकार से बना करते थे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो थे ये फैले हुए थे, ठीक है। इसके बाद आता है वेसर शैली। और वेसर शैली के जो मंदिर थे कुछ इस प्रकार बना करते थे। तो 3 प्रकार के जो कुछ मुख्य प्रकार से क्या थी, शैलियाँ थी। अगला है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो जो चालुक्य थे इनकी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इनकी राजधानी वातापी में स्थित थी। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, पल्लवों की राजधानी थी। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी, याद रखिएगा। 4 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चालुक्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। दूसरा इसका हमारा सही उत्तर, चालुक्यों के अधीन ग्राम स्वच्छता अनुपस्थित थी। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल शिलालेख है? तो किस भाषा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में है। आप लोग याद रखिएगा, विशेष करके इम्पोर्टेंट है। अगला है, पल्लव साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो कथन है उन पे क्या विचार करना है, ठीक है। कथन दिए गए हैं। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट का ने इच्छुओं को हराया और पल्लव साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। और दूसरा है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मणिक सागर के प्रभाव में शैव धर्म को ग्रहण किया। तो इनमें से कौन सा जो कथन है ये सही है, यानी कि क्या है, कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 1 और 2, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ये क्या है, सही नहीं है। तो तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ममलूक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसने लगभग 4 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। अगला है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो जो गुलाम वंश था जिसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी जो स्थापना थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। वह गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इस गुलाम वंश का जो नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि जो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कौन था? ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश की स्थापना कब की गई, तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई। और इसके बारे में देखिए, ऐबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खास बातें हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दाता की उपाधि भी दी गई थी, ये पूछा जाता है। अगला है, उन्होंने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कुतुब मीनार था उसका निर्माण भी शुरू करवाया था, ठीक है। तो किसका काम है ये ऐबक का काम है, याद रखिएगा। तो जो गुलाम वंश की स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 में, याद रखिएगा। अगला है, बेगमपुरी मस्जिद के शासनकाल के दौरान बनाई गई उनकी नई राजधानी दिल्ली में जनापनाह की मुख्य मस्जिद थी। किसकी मुख्य मस्जिद थी ये आपको बताना है। किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ये मोहम्मद तुगलक। तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र जो महिला शासिका थी ये रजिया सुल्तान थी। ये भी आपको सभी को पता होगा, मैंने अभी आपको बताया। और ये 1236 से, कहाँ से 1236 से 1240 तक की क्या शासिका रही थी, ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। वे गुलाम वंश से थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था, शासन किया था।
अगला है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी? तो किस वर्ष, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 1236 से 1240। तो 1236 एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक रिहेला के लेखक है जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण मिलता है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने जो अपना यात्री का वृत्तांत था, इब्न बतूता कहाँ के था? इब्न बतूता था कहाँ का? ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है। इसने एक अपनी पुस्तक में जो अपना जो यात्रा का वृत्तांत लिखा उसी को रिहेला के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के निवासी थे। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता जो मोरक्को के निवासी थे, ये आपको विशेष रूप से याद रखना। अगला है जो इब्न बतूता है उसका जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को के तांजीवर में हुआ था। इब्न बतूता एक विद्वान, खोजकर्ता और यात्री था, ठीक है। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम रिहला था। तो रिहला पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी थी? इब्न बतूता की थी। अगर आपसे वहीं पर ये पूछा जाए किस भाषा में लिखी गई थी, तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये भी आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से जो है कहाँ स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। विशेष रूप से आपको इसको याद रखेगा। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाई थी, ठीक है। दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो दौलताबाद पूछा था कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो पहली राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से महाराष्ट्र ले गया, इसके बाद पुनः ही महाराष्ट्र से क्या दौलताबाद से फिर दिल्ली वो ले गया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने साल 1327 में राजधानी का स्थान बदला था। तो दिल्ली से कहाँ? तो 1327 में इसने बदला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक वंश के शासक थे, ये आपको पता ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक क्या किया था? शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का आदमी भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, ये आप पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर खोही के नाम का कृषि विभाग भी शुरू किया था। ये पूछा जाता है कि दीवान अमीर खोही किस क्षेत्र से संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है? ये कृषि विभाग से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उनको आप जरूर याद करते जाइएगा, ठीक है। अगला है 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को परास्त किया था? तो बंगाल के किस राजा को? तो ये बंगाल का जो लक्ष्मण सेन राजा थे। कौन लक्ष्मण सेन राजा थे? उनको परास्त किया था। अगला बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ खास बातें। अब देखिए बख्तियार खिलजी कौन था, इसका संबंध क्या था? देखिए बख्तियार खिलजी जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सैनिक था। क्या? इसका सैनिक था, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ और कुशीनगर जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर भी हमला किया था। इस अभियान में अली मेच ने उसकी मदद की थी। यहाँ से एक प्रश्न आया था कि जब बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर आक्रमण किया था तो उसकी मदद किसने किया था, और 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो आप लोग को ये नाम याद रखना, अली मेज ने इसकी क्या कहते हैं? मदद किया था, ठीक है। और बख्तियार खिलजी की मृत्यु जो है 1206 में हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के आदेशों के तहत कुतुब मीनार का निर्माण विश्व की सबसे ऊंची ईंट मीनार 1193 में शुरू हुई। तो किसने शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो अगर इसकी बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको निर्माण को शुरू किया था। इसके बाद जो कुतुब मीनार थे, इसके बाद इल्तुतमिश ने भी कुछ काम करवाया था। इसके बाद जो ध्वस्त हो गई थी उसका भी इसके बाद एक शासक ने काम करवाया था। अगला है पहला मुगल सम्राट बाबर 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा। जब वह केवल वर्ष का था, तब वो कितने वर्ष का था? तो वह केवल 12 वर्ष का था। यानी कि जब मुगल बाबर अपने सिंहासन पर बैठा था फरगना में, तो वह केवल 12 वर्ष का था, ठीक है। अब देखिए बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको सारे में एक ही पॉइंट के माध्यम से समझा दूंगा। देखिए पहला मुगल सम्राट बाबर 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा था जब वह 12 साल का था। कितने साल का था? 12 साल का था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान के उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी के अंदीजान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था, और पिता की ओर से तैमूर और माँ की
ओर से चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने 1526 से 1530 तक मुगल साम्राज्य तक में शासन किया। तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना थी किसने किया था? तो ये बाबर ही था। ठीक है, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और लोदी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? बाबर ने। 1527 में खानवा की लड़ाई लड़ी थी राणा सांगा के खिलाफ और ये बाबर क्या किए गए थे? जीत गया था। इसके बाद 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर जीता था राजपूतों को हराकर। इसके बाद बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बाबर ने तुझक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बाबर की, ये जो आपको विशेष रूप से याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा था। तो किसने? तानसेन ने। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा था। अगर आपसे ऐसे पूछा सकता है तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास, आपको याद रखना। अगला है, पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने को पराजित किया था। तो बैरम खान ने किसको पराजित किया था? तो बैरम खान ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत का दूसरा 1556 में हुआ था। ठीक है, अगला है, लाहौर में बादशाही मस्जिद द्वारा बनवाई गई थी। तो बादशाही मस्जिद किसके द्वारा लाहौर में बनवाई गई थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शाहनामा। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर कब सम्राट बना था ये आपको बताना। जो अकबर है ये 1500 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1556 में इसके क्या बना था? सम्राट बना था। ठीक है, अब देखिए, पहला था बाबर 1530 था। फिर इसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं भी 1500 दो बार हुमायूं ने, एक बार शेरशाह सूरी ने इसको खदेड़ दिया था। तो 1555 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो तीसरा था मुगल सम्राट कौन था? मुगल शासक था अकबर। ठीक है, अकबर 1556 में आया। उसी समय जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। चूंकि उस समय अकबर क्या था? छोटा था। उसकी जगह जो है उसका जो संरक्षक था बैरम खां, वो लड़ा था हेमू से और उसने उस युद्ध को जीत लिया था। तो देखिए अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। ठीक है, इसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हो गई थी। और इसका शासनकाल कहाँ से कब तक था? तो 1556 से 1605 तक इसका मुख्य रूप से शासनकाल था। अगला है, शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी जहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो उसकी बेटी का क्या नाम था? शाहजहां की बेटी का नाम तो जहां आ रहा था, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला है, नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? तो कब आक्रमण किया था? तो ये 1739 में किया था। कब किया था? 1739 पे नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह का आक्रमण आपको विशेष रूप से याद रखना। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब इसने आक्रमण किया था तो ये मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा भी ले गया था अपने साथ, इसलिए इसको याद रखना। देखिए मैं आपको बताऊंगा। नादिर शाह ने 1738 में भारत की ओर बढ़ना शुरू किया था और 1739 में काबुल, गजनी, लाहौर जैसे मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर कब्जा कर लिया। 24 फरवरी 1739 को करनाल में नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को हराया था। 12 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और उसने उस शहर को लूटा और नादिर शाह ने दिल्ली पर कत्लेआम कर दिया। देखिए वो 24 फरवरी 1739 को आया। मुगल सम्राट उस समय कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ और जो नादिर शाह था वो जीत गया और उसने पूरे शहर दिल्ली को लूट लिया और दिल्ली में कत्लेआम करवाया, यानी कि खून खराबा किया। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन समेत शहर की कई संपत्तियां भी लूट ले गए। तो मयूर सिंहासन कौन ले गए थे? नादिर शाह ले गया। कब ले गया? 1739 में ले गया। ठीक है, मोहम्मद शाह को हराकर नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। तब से हमारा कोहिनूर हीरा विदेश में ही है। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, जिसमें से कि अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां वो जीत गया था। अगला है, का तीसरा मुगल बादशाह था। तो जो भारत का तीसरा मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो हमारे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, इनकी 20 का 70 हो जाएगा। पहला था देखिए बाबर, दूसरे बाद में आया हुमायूं, 30 के बाद आता है अकबर। अगला है, अकबर नामा को
किताबों में विभाजित किया गया था। जो अकबरनामा था इसको 3 भागों में 3 किताबों में विभाजित कर दिया गया था। एक यहाँ से हमारा 70 हो जाएगा। देखिए एक मोटी किताब थी अकबरनामा, इसको बराबर बराबर 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। अब 3 पार्ट में इसको डिवाइड क्यों किया गया था मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए अकबरनामा को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। 3 भागों में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। पहली किताब में क्या था, अकबर के पूर्वजों के बारे में था। दूसरी किताब में क्या था, तो शासनकाल के बारे में था। और तीसरी किताब में आईने अकबरी था। तो 3 भागों में इसको क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था अकबरनामा को, ठीक है। अकबरनामा को जो अबुल फजल ने लिखा था, तो पूछा जाता अकबरनामा को लिखने वाले कौन थे, तो अबुल फजल थे। और किस भाषा में लिखा था, तो फारसी भाषा में लिखा गया था। और तीसरे मुगल सम्राट अकबर के बारे में जीवन घटना और उनके शासन के बारे में जिक्र किया गया है। अगला है संस्कृत भाषा में कल्हड़ की राजतरंगड़ी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया जिन्होंने पर शासन किया था। तो राजतरंगड़ी जो है कश्मीर के बारे में पूरा इतिहास बताता है। तीसरा हमारा 70 हो जाएगा। और राजतरंगड़ी किसने लिखा था, तो कल्हड़ ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। अगला है वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर में निर्वासित कर दिया गया था। तो कहाँ, ये कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया था, याद रखिए, ठीक है। क्या हुआ 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी था तो उसने अवध पर क्या किया, कुशासन का आरोप लगा दिया। उसने कहा कि नियम रूल एंड रेगुलेशन है वो अवध के जो नवाब हैं ये क्या तोड़ रहे हैं। तो उसको कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। नवाब वाजिद शाह पर विद्रोही सरदारों और तालुकदारों को नियंत्रित करने में असमर्थ होने पर आरोप लगाया गया था। या ये आरोप लगाया गया था कि जो अवध के नवाब हैं, नवाब वाजिद अली शाह, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और उस पर क्या आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा कर ब्रिटिश ने अपने अधिकार में मिला लिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न है, ये स्टेटमेंट ये आता है कि अंग्रेजों ने किसको दुधारू गाय या कामधेनु गाय कहा था, तो ये अवध को कहा था। क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वो कपास के लिए और नील की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती थी। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाए, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला है 1680 में छत्रपति शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा छत्रपति संभाजी। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूरा किया गया, तो किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो किसके द्वारा, ये ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, औरंगजेब के द्वारा पूरा किया गया था। अगला है ने मोहम्मद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। तो किसने जो है महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था, तो किसने, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, तो राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में जो आज भी स्थित है विजय स्तंभ बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है खालसा पंथ की स्थापना कौन से गुरु ने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना जो सिख के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। उन्होंने यह पंथ 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन अनंतपुर साहिब में स्थापित किया था। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा पंथ बनाया था। गुरु गोविंद सिंह ने 5 चीज़ों को अनिवार्य की थी। कौन कौन से 5 चीज़ें थी, तो केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। और पंजाबी में खालसा का मतलब होता है शुद्ध। ये आपको विशेष रूप से ये पॉइंट जो है सारे याद रखना है। अगला है कृष्णदेव राय वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव जो राय थे किस वंश से संबंधित थे, तो ये थे तुलुक वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। तो इसका हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न गुलनाबाद की लड़ाई का नेतृत्व महमूद होतकी ने किया और वह वर्ष में लड़ी गई थी। तो कब लड़ी गई थी गुलनाबाद की लड़ाई, कब लड़ी गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का 1722 में लड़ी गई थी, आपको याद रखना है। अगला है दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो जंतर मंतर किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था, तो ये जयपुर के जय सिंह द्वितीय द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया था। दूसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको लगभग, और आपके लिए प्रश्न है
नादिर शाह ने दिल्ली पर भारत पर आक्रमण कब किया और दिल्ली को लूटा था, कब किया था, ये आपको लिए प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है। और मैंने आपको 130 प्रश्न करवा दिए। कितने? 130 प्रश्न करवा दिए इस वीडियो के अंदर। तो इस 130 प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, आप एएलपी जिसका भी एग्जाम दीजिए, जो है रेलवे के पीवाईक्यू हैं, इतिहास के पीवाईक्यू हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसके पहले भी मैं 160 प्रश्न करवा चुका हूँ, नहीं देखा तो देख लीजिए। अच्छे लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।